नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर एक बार पुनः मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी BA द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी और आज की क्लास के दौरान हम मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो हिंदू राज्य की स्थापना और अन्य नवीन राज्यों का जो उदय होता है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक की बात की जाए तो उसका शासनकाल आपको पता ही होगा 1325 ईस्वी से लेकर 1351 ईस्वी तक रहता है। ये तुगलक वंश का द्वितीय शासक होता है, गियासुद्दीन तुगलक का पुत्र। अब इसके समय में जो नवीन राज्य जो विजयनगर और बहमनी दो राज्यों का उदय होता है दक्षिण भारत में, और वह उन राज्यों का नाम काफ़ी प्रचलित रहता है, तो उसके बारे में हम आज जानेंगे। तो उस समय जो विद्रोह होते हैं 1335 से लेकर जो 1351 ईस्वी में जब योजनाओं के विफल होने के पश्चात तो उसके काल में जितने विद्रोह होते हैं उन विद्रोह के दौरान ही जो अराजकता और अव्यवस्था फैलती है, उसी अव्यवस्था और अराजकता का फ़ायदा उठाकर और कई जो शासकों को, कई हिंदू सामंतों को प्रेरणा मिलती है उससे, और इनके द्वारा जो मुस्लिम अधीनता को अस्वीकार कर दिया जाता है। तो हम आज बात करेंगे विजयनगर और बहमनी राज्य की, इनकी स्थापना कैसे होती है और इनका उदय कैसे किन परिस्थितियों में होता है, उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो नवीन राज्य में जो आज हम विजयनगर को पढ़ रहे, विजयनगर जो 1336 ईस्वी में जो दक्षिण भारत में स्थित है, 1336 ईस्वी में इस राज्य की स्थापना हो जाती है और किन के द्वारा की जाती है और किन परिस्थितियों में की जाती है। तो अगर बात की जाए तो उसी वक्त जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो सर्वाधिक विद्रोह यहाँ अपने को दिल्ली सल्तनत के अंदर देखने को मिलते हैं, अंतिम 16 वर्षों में बात की जाए तो उसकी जो 1335 ईस्वी से लेकर 1351 ईस्वी तक उसी समय जो दक्षिण भारत के हिंदू सामंत हैं उनको प्रेरणा मिलती है। जब माबर का विद्रोह होता है 1337 ईस्वी के लगभग, जो यहाँ पे माबर का भी विद्रोह होता है, तो उसी विद्रोह को देखते हुए उनको प्रेरणा मिलती है। माबर में मुस्लिम शासक सामंत द्वारा विद्रोह किया जाता है और हिंदू सामंतों को ये प्रेरणा मिलती है कि क्यों न मुस्लिम अधीनता को जो अस्वीकार करते, मुस्लिम अधीनता के विरुद्ध जो अपना ग्रुप बनाकर इन्होंने जो मुस्लिम अधीनता को अस्वीकार कर दिया जाता है यहाँ पर, तो ये प्रेरणा इनको मिलती है। तो यहाँ जो एक प्रेला नायक नाम का व्यक्ति होता है जो यहाँ इसका किरदार शुरुआती दौर में रहता है, और गोदावरी नदी का जो पूर्वी क्षेत्र होता है, पूर्वी क्षेत्र में जो मुस्लिम राज्य थे, तो इसके नेतृत्व में क्या प्रेला नायक है, इसने सबका हिंदू सामंतों और सरदारों का एक संगठन बनाया और उसका नेतृत्व किया, और सभी सामंतों ने इसकी अधीनता स्वीकार करते हुए मुस्लिम जो शासक थे उनको खदेड़ने का निश्चय किया, और इसके द्वारा प्रेला नायक के द्वारा गोदावरी नदी के पूर्वी क्षेत्र से मुस्लिम सूबेदारों और शासकों को यहाँ से खदेड़ दिया जाता। प्रेला नायक के द्वारा शुरुआत यहाँ कर दी जाती है। तो उस प्रेला नायक का उत्तराधिकारी उसका पुत्र रहता है कृष्णा नायक, और इसी प्रेला नायक की तरह ही कृष्णा नायक द्वारा ही जो मुस्लिम शासक है उनका विरोध यहाँ किया जाता है और अपने हिंदू राज्य की यहाँ स्थापना इसके द्वारा की जाती है। प्रेला नायक के द्वारा जब प्रेला नायक का पुत्र यहाँ कृष्णा नायक होता है, कृष्णा नायक के द्वारा क्या किया जाता है, तो तेलंगाना का सूबेदार होता है मकबूल खां। तेलंगाना क्षेत्र में जो यहाँ जो गोदावरी नदी के आसपास का क्षेत्र रहता है, तेलंगाना वर्तमान राज्य भी है, तो वहाँ तेलंगाना का जो सूबेदार, वहाँ मुस्लिम सूबेदार होता है मकबूल खां। यहाँ से क्या कृष्णा नायक द्वारा तेलंगाना पे आक्रमण किया जाता है और इस मकबूल खां को यहाँ से खदेड़ कर भगा दिया जाता है और हिंदू राज्य का यहाँ विस्तार इसके द्वारा कर दिया जाता है। उसके पश्चात उसी क्षेत्र में बात की जाए तो सोमदेव नाम का जो चालुक्य वंशी व्यक्ति था उसके द्वारा भी, अगर पहले हम कृष्णा नायक की ओर बात करते हैं, कृष्णा नायक और वीर बल्लाल दो व्यक्तियों के द्वारा अपना जो समूह बनाया जाता है, और इनके द्वारा ही क्या है, जो माबर का क्षेत्र होता है जहाँ सर्वाधिक पहले मुस्लिम विद्रोह होता है, उसी क्षेत्र में यहाँ कृष्णा नायक और वीर बल्लाल के द्वारा माबर पे आक्रमण कर दिया जाता है, और यहाँ पे माबर में जो हिंदू कांची राज्य की स्थापना इनके द्वारा कर दी जाती है। इस तरीके से धीरे धीरे हिंदू शासकों और सामंतों को यहाँ प्रोत्साहन मिलता है, और यही इसी कड़ी में वो आगे जाकर विजयनगर राज्य की स्थापना हो जाती है और उसका आधार इनके द्वारा तैयार किया जाता है। अब बात करते हैं सोमदेव की। सोमदेव ये चालुक्य वंशी व्यक्ति था और इसके द्वारा जो क्या है, जो कांपिल्य का सूबेदार था अपने मलिक मुहम्मद,
यहाँ काम्पिल्य पर इसके द्वारा आक्रमण कर दिया जाता है और इस आक्रमण के दौरान यहाँ जो मलिक मोहम्मद को इसके द्वारा पराजित कर दिया जाता है और काम्पिल्य क्षेत्र से खदेड़ दिया जाता है और यहाँ पे जो अपना अधिकार कर लिया जाता है सोमदेव के द्वारा। जब ये बात मोहम्मद बिन तुगलक को पता चलती है कि दक्षिण भारत में हिंदू सामंतों और सरदारों के द्वारा काफ़ी विद्रोह किए जा रहे हैं और जो मुस्लिम सूबेदारों को यहाँ से खदेड़ा जा रहा है, तो उसी वक्त मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा क्या 2 भाइयों को वहाँ दक्षिण भारत में काम्पिल्य का सूबेदार बनाकर भेजा जाता है और उन्हीं 2 भाइयों के द्वारा जो दक्षिण भारत में हिंदू राज्य की स्थापना की जाती। अब उन 2 भाइयों का परिचय मैं आपको देता हूँ। एक तो हरिहर नाम है, एक का बुक्का नाम होता है। अब ये क्या दक्षिण भारत के ही जो हिंदू व्यक्ति थे और इनका ज़बरदस्ती जो दिल्ली में ले जाकर धर्मांतरण कर दिया गया था, इनको मुस्लिम बना दिया गया था। दक्षिण भारत के आक्रमणों में ये 2 व्यक्ति इनको मिलते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के सेना नायकों को और इन्हें दिल्ली भेजा जाता है। दिल्ली भेजने के पश्चात इनका मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा धर्म परिवर्तित करके और इन्हें काम्पिल्य का सूबेदार नियुक्त करके पुनः दक्षिण भारत में भेजा जाता है। और जब काम्पिल्य में सोमदेव द्वारा अधिकार कर लिया जाता है और ये हरिहर और बुक्का दोनों दक्षिण भारत आते हैं और काम्पिल्य पर पुनः इनके द्वारा अधिकार कर लिया जाता है। कुछ समय पश्चात वहाँ की हिंदू जनता और हिंदू जो धर्म गुरुओं के ये संपर्क में आने के पश्चात इनका जो हृदय परिवर्तन हो जाता है और इनके द्वारा हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों के द्वारा पुनः मुसलमान धर्म को त्याग दिया जाता है और हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया जाता है। अब हिंदू धर्म को स्वीकार करने के पश्चात जो ये मुसलमान शासकों के विरुद्ध में जो हिंदू आंदोलन थे उसके नेतृत्वकर्ता यही बन जाते हैं और इन्हीं के नेतृत्व में विजयनगर राज्य जो हिंदू राज्य की स्थापना इन्हीं के नेतृत्व में होती है। सभी हिंदू सामंत और सरदार इनके अधीनता स्वीकार कर लेते हैं और इन दोनों भाइयों के द्वारा ही जो विजयनगर स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हिंदू राज्य की स्थापना इन दोनों भाइयों के द्वारा कर दी जाती है 1336 ईस्वी में। और आसपास का कोंकण और मालाबार का क्षेत्र भी इनके द्वारा जीत लिया जाता है और इनके द्वारा जीतने के पश्चात अपने नवीन राज्य विजयनगर में मिला लिया जाता है। इस तरीके से हरिहर और बुक्का के द्वारा जो नवीन हिंदू राज्य विजयनगर की स्थापना कर दी जाती है और उसके पश्चात एक दूसरे बहमनी राज्य की भी स्थापना। इस विजयनगर राज्य की अगर बात की जाए, जब प्रांतीय शासकों का उदय होगा, प्रांतीय क्षत्रिय शासकों का, उसके दौरान हम इसको विस्तृत रूप से और पढ़ने वाले हैं। तो आपसे पूछा जाए अगर प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से भी यहाँ पे क्वेश्चन महत्वपूर्ण होते हैं कि विजयनगर राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो उसका आंसर होगा हरिहर और बुक्का के द्वारा। कई क्वेश्चन ऐसे पुटअप होते हैं प्रतियोगिता परीक्षा में ही और आपसे पूछ लिया जाए कि किसके शासनकाल के दौरान विजयनगर राज्य की स्थापना हुई, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान 1336 ईस्वी में विजयनगर राज्य की स्थापना हुई। अब बात करते हैं दूसरे राज्य की। दूसरा राज्य जिसका नाम है बहमनी राज्य। अब बहमनी राज्य की बात की जाए तो आपको पता होगी, पिछली क्लास में हमने पीछे की क्लासों में पढ़ा होगा, जो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दिल्ली से देवगिरी अपनी राजधानी ट्रांसफ़र की जाती है और वही देवगिरी आगे जाकर बहमनी राज्य के नाम से प्रसिद्ध होता है और यहीं पे बहमनी राज्य की जो स्थापना की जाती है। अब बहमनी राज्य की स्थापना की बात की जाए तो हसन गंगू के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है और पीछे की क्लास में हमने जो विद्रोह पढ़े थे अमीर सादा दक्षिण भारत में इनकी जो नियुक्तियां होती थी, ये विदेशी मुस्लिम अमीर थे और ईरान से, अफगानिस्तान से, इन क्षेत्रों से आते थे। दक्षिण भारत में 100 गांवों के प्रत्येक समूह पर एक जो अमीर सादा की नियुक्ति होती थी और मोहम्मद बिन तुगलक के समय बात की जाए तो सर्वाधिक जो विद्रोह अमीर सादा के द्वारा ही किए जाते हैं, इन विदेशी मुस्लिम अमीरों के द्वारा ही किए जाते हैं और इन्हीं विदेशी मुसलमानों के द्वारा अमीर सादा के द्वारा ही बहमनी राज्य की स्थापना की जाती है। उनमें से एक हसन गंगू होता है। अब बात करते हैं किस तरीके से जो बहमनी राज्य की स्थापना होती है। तो देवगिरी का सूबेदार जो नियुक्त किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, निजामुद्दीन था, अपनी राजधानी को राजधानी जब स्थानांतरण की जाती मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, उसे रद्द करके पुनः मोहम्मद बिन तुगलक जो दिल्ली में आ जाता है। उसके पश्चात निजामुद्दीन नाम के व्यक्ति को यहाँ जो नियुक्त किया जाता है सूबेदार के रूप में मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा और यहाँ
उसी समय के दौरान मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो गुजरात में विद्रोह हो रखा होता है, उस विद्रोह को दबाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक जाता है और ये संदेश पहुंचाया जाता है निजामुद्दीन के पास कि आपके पास जो अमीर सादा जो अमीर है उनको अतिरिक्त सहायता के लिए गुजरात विद्रोह को दबाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक की सहायता के लिए भिजवा दिया जाए। और निजामुद्दीन के द्वारा यही किया जाता है, वह अपने अमीरों को जो मोहम्मद बिन तुगलक की सहायता हेतु वहाँ गुजरात विद्रोह में भेज देता है। तो लेकिन मार्ग में जाते ही जब ये अमीर जो विदेशी अमीर हो, इनके मन में एक भ्रम पैदा हो जाता है और इनके द्वारा ये सोचा जाता है कि जिस तरीके से पहले जो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो अमीरों का दमन किया गया, उसी तरीके से ये किसी न किसी तरह की मोहम्मद बिन तुगलक की कोई चाल होगी और मोहम्मद बिन तुगलक जो गुजरात बुलाकर इनकी हत्या करना चाहता है, ऐसा भ्रम इनमें पैदा हो जाता है। तो बीच रास्ते में ही अमीरों गुजरात पहुंचने से पहले इनके द्वारा विद्रोह किया जाता है और विद्रोह करने के पश्चात ये पुनः जो देवगिरी लौट जाते हैं। देवगिरी लौटने के पश्चात इनके द्वारा निजामुद्दीन की हत्या कर दी जाती है, जो देवगिरी का सूबेदार होता है, और देवगिरी पर अपना अधिकार कर लिया जाता है। जब मोहम्मद बिन तुगलक को ये बात पता चलती है तो मोहम्मद बिन तुगलक गुजरात से पुनः रवाना होकर गुजरात विद्रोह को कुचलने से पहले ही देवगिरी पहुंचता है और देवगिरी पहुंचने के पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इन विदेशी अमीरों के विद्रोह को कुचल दिया जाता है शक्ति के साथ। लेकिन जैसे ही पुनः मोहम्मद बिन तुगलक गुजरात लौटता है और उसी समय के दौरान जो इन विदेशी अमीरों के द्वारा पुनः देवगिरी पर अधिकार कर लिया जाता है और इनके द्वारा जो सरकारी कोष है, जो देवगिरी का कोष होता है, उसको आपस में बांट लिया जाता है और एक हसन गंगू नाम के व्यक्ति को नेतृत्व सौंप दिया जाता है और उसी के नेतृत्व में ये संपूर्ण विद्रोह होता है और उसी को हसन गंगू को ही अपना नेता इनके द्वारा चुन लिया जाता है और हसन गंगू के द्वारा यहाँ पे बहमनी राज्य की स्थापना कर दी जाती है। इस तरीके से बात की जाए तो जो तत्कालीन देवगिरी था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, जो दौलताबाद जो महाराष्ट्र क्षेत्र में था, वहीं पे ही इस बहमनी राज्य की स्थापना होती है और हसन गंगू के द्वारा यहाँ बहमनी राज्य की स्थापना कर दी जाती है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में पढ़ा मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो नवीन राज्यों का उदय होता है, उसमें मुख्यतः हमने बात की विजयनगर और बहमनी राज्य की। तो इसका एक बार हम जो इसका आंकलन करते हैं, पुनर्मूल्यांकन करते हैं, इसको एक बार दोहराने का प्रयास करते हैं। आप जरा ध्यान से देखिएगा। विजयनगर जो 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना कर दी जाती है और इसकी स्थापना की अगर बात की जाए तो हरिहर और बुक्का दो जो भाई होते हैं, उनके द्वारा इस राज्य की स्थापना कर दी जाती है। विजयनगर की शुरुआती दौर में जब अव्यवस्था और अराजकता फैल जाती है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय जब काफ़ी विद्रोह होते हैं, उसी दौरान उसी विद्रोह का फ़ायदा उठाकर इन्हें प्रेरणा भी मिलती है हिंदू सामंतों की, क्यों न पुनः मुस्लिम अधीनता को अस्वीकार कर दिया जाए और स्वतंत्र हिंदू राज्यों की स्थापना की जाए। प्रेला नायक के नेतृत्व में गोदावरी नदी के पूर्वी क्षेत्र में हिंदू सामंतों ने जो इस क्षेत्र से मुसलमानों को खदेड़ के फेंक दिया और उसके पश्चात उसके उत्तराधिकारी की बात करें कृष्णा नायक की, तो इसने भी तेलंगाना के सूबेदार मकबूल खां को वहाँ से तेलंगाना क्षेत्र से खदेड़ दिया, वहाँ से भगा दिया और उसके बाद कृष्णा नायक और वीर बल्लाल ने मिलकर जो महाबर का क्षेत्र था, वहाँ पे भी मुसलमानों का पहले अधिकार था, उस क्षेत्र को भी मुसलमानों के अधिकार से छीन लिया गया इनके द्वारा और वहाँ पे हिंदू कांची राज्य की स्थापना इनके द्वारा कर दी जाती है। तो वहीं दक्षिण भारत में सोमदेव जो चालुक्य वंशी व्यक्ति था, उसके द्वारा भी क्या किया जाता है, काम्पिले क्षेत्र होता है, वहाँ पर मुसलमान जो सूबेदार मलिक मोहम्मद है उसे खदेड़ दिया जाता है। और मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जब हरि और बुका का धर्मांतरण करने के पश्चात उन्हें काम्पिले का सूबेदार नियुक्त करके भेजा जाता है, तो पुनः जब काम्पिले पहुंचने के पश्चात हरिहर और बुक्का के द्वारा हिंदू धर्म को अपना लिया जाता है। हिंदू धर्म को अपनाने के पश्चात इनके द्वारा 1836 ईस्वी में विजयनगर राज्य की स्थापना कर दी जाती है और इसी राज्य में बात की जाए तो मालाबार और कोंकण प्रदेश के क्षेत्र जीत के इनके द्वारा मिला लिया जाता है। इस तरीके से नवीन जो विजयनगर राज्य की स्थापना उस समय मोहम्मद बिन तुगलक के समय हो जाती है। अब बात करते हैं बहमनी राज्य की। बहमनी राज्य की स्थापना
जो उस समय की जो मोहम्मद बिन तुगलक की जो दूसरी राजधानी थी देवगिरी बनाई गई थी उसके द्वारा, और वह योजना उसकी विफल हो जाती है। वहीं देवगिरी में जो बहमनी राज्य की स्थापना हो जाती है और हमेशा के लिए दिल्ली सल्तनत से क्षेत्र अलग हो जाता है। बात की जाए तो हसन गंगू जो अमीर था, विदेशी अमीर था, विदेशी मुसलमानों के द्वारा इस बहमनी राज्य की स्थापना की जाती है। और देवगिरी के सूबेदार निजामुद्दीन की हत्या किस तरीके से उनके द्वारा कर दी जाती है। जो गुजरात विद्रोह के दौरान निजामुद्दीन ने इनको मोहम्मद बिन तुगलक की सहायता हेतु भेजा गया था, लेकिन बीच रास्ते से ये पुनः लौट जाते हैं और लौटने के पश्चात निजामुद्दीन की हत्या इनके द्वारा कर दी जाती है और जो खजाने, सरकारी खजाने पे इनका अधिकार करके उसे बांट लिया जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जब गुजरात से आकर पुनः इनके विद्रोह को कुचला जाता है, लेकिन पुनः मोहम्मद बिन तुगलक जब गुजरात जाता है तो उसके पश्चात इनके द्वारा इस क्षेत्र पर पुनः अधिकार कर लिया जाता है और हसन गंगू को अपना नेता स्वीकार कर लिया जाता है। तो इस तरीके से जो दो नवीन राज्यों, एक तो हिंदू राज्यों और एक मुस्लिम राज्य की जो स्थापना यहाँ मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हो जाती है। बोलिए यहाँ तक आपको कोई चीज़ पूछनी हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। और जो अपने शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप है उसके माध्यम से आप जो भी कमेंट के माध्यम से आप मुझे कुछ भी पूछ सकते हो। और आपका कोई भी सुझाव हो तो वो भी आमंत्रित है। किसी चीज़ को विस्तृत रूप से आपको जानना हो तो मैं अन्य विभिन्न स्रोतों के द्वारा आपको जानकारी जुटाकर आप तक पहुंचा सकता हूं। तो आप जो भी चीज़ हो आप निसंकोच मुझे पूछ सकते हो। तो आज की क्लास में हम बस इतना ही पढ़ेंगे और कल की क्लास में हम जो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बारे में जानेंगे, उसके पश्चात चरित्र और मूल्यांकन के बारे में जानते हुए उसके पश्चात हम अगली क्लास जो फिरोज शाह तुगलक की लेंगे। जो इसका तुगलक वंश का महत्वपूर्ण शासकों में 3 ही शासकों को माना जाता है। अगर बात की जाए तो गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। और परवर्ती जो तुगलक शासकों के बारे में जानते हुए तो सल्तनत काल में जो तुगलक वंश है वही काफ़ी बड़ा होता है। उसके पश्चात सैयद और लोधी वंश में कोई काफ़ी बड़ा नहीं है वो। तो जल्दी ही हम जो मुग़ल काल तक पहुंच जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर तरीके से पढ़ रहे होंगे और जो मैं आप तक जो मैटर और सामग्री पहुंचा रहा हूं आपको आपके द्वारा मैं उम्मीद करता हूं कि उसको भी आप नोट डाउन करते होंगे। तो निरंतर आप अपने समय का सदुपयोग करते रहें। तो आज की क्लास में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।